हेलो स्टूडेंट, मैं पल्लवी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर में। आज हम सब मध्यकालीन भारत के खिलजी वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था दास वंश, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबंत के बारे में। बलबंत के बाद खिलजी वंश का ही स्थापन हो गया था और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसके संस्थापक हैं। खिलजी वंश का शासनकाल 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक चला था और इसके जो संस्थापक हैं वो बहुत साल बाद यानी कि 70 साल बाद ही शासक बने और वो इतने उम्र में उनका ज़्यादा हो गया था, तो वो इतनी मजबूत नहीं थे और इनकी इतनी दक्षता नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं दिल्ली के पास रहकर ही अपनी शासन करूँगा। तो फिर वो किलोखीरी नामक एक जगह पे उनका राज्याभिषेक किए और वो वहाँ के शासक बन के रहे। और इनके एक भतीजे थे, उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि योग्य सेनापति थे। और ये दोनों भाई थे, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के पिता सियाउद्दीन खिलजी दोनों भाई थे। तो इनकी मृत्यु हो गई थी। सियासुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उनके बेटे अलाउद्दीन खिलजी ने ही इनके साथ सेनापति का काम किया था। और जब वो दक्षिण भारत में गए थे, अलाउद्दीन खिलजी जब दक्षिण भारत में इनको भेजा गया था, तो वहाँ से देवगिरी से वो बहुत सारे धन लूट के लाए थे और वो चीज़ अपने चाचा यानी जलालुद्दीन को नहीं बताया। तो फिर उनको नहीं बताया। जब इनको पता चला तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि अब मुझे शासक बनना चाहिए और मैं अपने चाचा को मार के शासक बन जाऊंगा। तो बाद में इनको जो उनके चाचा थे उनको मार डाला और उन्होंने राजगद्दी अपनाई थी। और जो खिलजी वंश के संस्थापक थे यानी जलालुद्दीन खिलजी फिरोज खिलजी, उनकी बेटी के साथ अलाउद्दीन खिलजी का विवाह कर दिया था बाद में जाके। तो इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक चला था, यानी पूरा 20 साल इन्होंने राजत्व किया था। इनका जो राज्यत्व था वो सबसे भिन्न था, यानी पहले तो जो लोग थे वो सब इस्लाम धर्म को लेकर ही शासन कर रहे थे, धर्म को लेके ही इन लोगों ने शासन किया था। पर जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो उनका कुछ अलग सिद्धांत ही था। इन्होंने अपने धर्म को अलग रखा और शासन दोनों को अलग अलग रख के इन्होंने शासन करना शुरू किया, यानी धर्म अपनी जगह और शासन अपनी जगह। और इन्होंने जैसे खलीफा से पहले लेना पड़ता था अनुमति, यानी सुल्तान बनने से पहले खलीफा से बताना पड़ता था। तो इन्होंने बिना खलीफा को बताए सुल्तान पदवी धारण कर ली और पूरा राज्य शासन करना शुरू कर दिया। और इन्होंने जनता को निरंकुशता के शासन की स्थापना की, यानी जनता के साथ इन्होंने कोई महत्व नहीं रखा, जनता को अपनी कुछ यानी महत्व नहीं दिया। जनता जैसे भी चाहे, राजा कुछ भी चाहे कर सकता है, जनता उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता था। निरंकुशता का वो शासन करना शुरू कर दिए थे। इसके बाद इनका विद्रोह, यानी ये तो ऐसे कर दिए तो फिर सब लोग उनके ऊपर नाराज़ हो गए। इतने नाराज़ थे तो फिर उन्होंने सोचा कि कोई भी विद्रोह कर सकता है। और इसके बाद इन्होंने कुछ विद्रोह के लिए कुछ ये लगाया, यानी कुछ किया। तो उसमें से उन्होंने दान, उपहार, पेंशन में दी गई भूमि वापस ले लिया था, यानी जो दान में दिया जाता है, उपहार में दिया जाता है, पेंशन में दी गई भूमि, जो भी बाकी लोगों को दिया गया था वो सब उन्होंने वापस ले लिया।
यानी कोई जो उसके पास ज़्यादा रहेगा तो वो विद्रोह करने के लिए समर्थ हो जाएगा। यही सोच के इन्होंने जितने भी दान दिए थे या उपहार में दिए थे वो सब ले लिए थे। और इनके जो राज्य था उसमें उन्होंने गुप्तचर का जो व्यवस्था था वो अच्छे से करना शुरू कर दिया। यानी गुप्तचर व्यवस्था अच्छा कर दिया ताकि पता चले कहीं पे कुछ विद्रोह हो रहा है तो पहले से उनको आगाह हो जाए। इसी के कारण उन्होंने अच्छे गुप्तचर व्यवस्था भी कर दिया। शराब, भांग, गांजा, जुआ आदि पर रोक लगाया, क्योंकि उनको लगता था कि सब शराब, भांग, गांजा, जुआ आदि के कारण सब लोगों की महफिल सजती थी। यानी सब लोग इकट्ठे बैठकर रणनीति बनाते हैं, इसी के लिए उन्होंने इन सब का भी रोक लगा दिया। अमीर और सरदारों के दावतें, विवाह दावतें पर रोक लगाए। यानी जितने भी अमीर थे, सरदार, इन सब का दावत होता था तो उनको लगता था कि ये लोग सब राजा के विद्रोह करने के लिए बात कर रहे हैं, और इसी के कारण वो इनके जो दावतें थे ये सब रोक लगा दी गई। इसके बाद हिंदुओं पर उन्होंने कठोर नीति, ये तो था जो सरदार ये थे उनके ऊपर, पर हिंदुओं के ऊपर भी इन्होंने कठिन नीति लगा दी, क्योंकि इनसे सब लोग जलते थे और उनको लगता था कि मुझे सब लोग विद्रोह करने के लिए मेरे ऊपर उन सब की नज़र है। ऐसे सोचकर उन्होंने हिंदुओं के ऊपर भी एक कर लगा दी। कर यानी कि उन कर तो नहीं लगाया, पर जैसे उनको निर्धन बना दिया। सारा कर लूट लूट के जिस जगह पे नहीं था उस जगह पे उन्होंने कर लगा दी और वो कर वसूल कर उनको सबको निर्धन बना दे, ताकि उन सब का भी डर उनके ऊपर ना रहे। इसके बाद उनका राजस्व एवं कर व्यवस्था कैसा था वो जानेंगे। मंगोल का मुकाबला करने एवं सुदृढ़ राज्य की स्थापना करने के लिए, यानी पहले से ही मंगोलियन का आक्रमण चल रहा था और साम्राज्य को उनका सुदृढ़ बनाना था। इसी के कारण उन्होंने 2 कर लगाई, यानी 2 राजस्व कर लगाई। पहले तो उन्होंने लगान में 1/2 निर्धारित किया, यानी पहले लगान 1/3 लिया जाता था, 1/3 लिया जाता था। तो फिर इन्होंने बाद में उसको लगान को 1/2 निर्धारित कर दिया, यानी 50% पूरा लेने का उनसे बोल दिया गया। और दूसरा 2 कर लगाए गए जो कि चराई कर, यानी जब जहाँ पशु चरते थे उसी का भी कर लिया जाता था। और मकान कर, यानी जिस जगह पे मकान बनाया हुआ था, जिस जगह पे घर बनाया हुआ था उसी का भी वो कर लेना शुरू कर दिए। वो पहला सुल्तान था जो भूमि का फरमाइश करके टैक्स वसूला था, यानी दिल्ली के पास जितने भी जगह थे उन सब की फरमाइश की, यानी माप की और सब की टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। और ये काम पहले किसी ने नहीं किया था, ये पहला सुल्तान है। तो ये भी एग्ज़ाम में आता है कि किस मुग़ल, किस सुल्तान ने, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने पहले भूमि कर यानी टैक्स वसूला था, फरमाइश के कर पे टैक्स वसूला था। राजस्व एकत्र करने के लिए एक नया पदवी मुस्तकराज बनाए, यानी जितने भी टैक्स या जितने भी सारा सामान आता था और सब के कर वसूलने के लिए उन्होंने एक नया पद की घोषणा कर दी, मुस्तकराज। और जहाँ ये सब जमा होता था उसका नाम दीवान ए मुस्तकराज दे दिया। ये दोनों भी आता है, मुस्तकराज और दीवान ए मुस्तकराज क्या होता है, या इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा, तो ध्यान रखिए। इसके बाद इनका तो राजस्व कर ये सब कैसे था वो है। फिर इसके बाद सैनिक सुधार, इनके सैनिक सुधार में भी क्या परिवर्तन हुआ इसका भी जानते हैं। अस्थाई सेना का निर्माण किया, नगद वेतन दिया। यानी अस्थाई सेना, यानी जो सेना थे, पहले की युद्ध होता था तो सब लोग आ जाते थे, पर अस्थाई सेना जब से शुरू हुआ कि सबको वेतन मिलेगी और सब लोग एक बार सेना में नियुक्त हो गए तो उनको यानी वो नहीं जा सकते, तो अस्थाई सेना का भी निर्माण किया और सबको पैसे दिए, नगद वेतन दिए, यानी पैसे महीने वाइज ऐसे देने लगे। तो सैनिक का भी सुधार हो गया, सब लोग ऐसे नौकरी करने जैसे सब लोग
आने लगे और सैनिक का भी सुधार हो गया। सैनिकों की जो हुलिया लिखने का प्रथा, यानी सैनिक कितने जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, घोड़े हमारे कितने हैं, इसी को जानने के लिए उन्होंने सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा एवं घोड़े दागने की प्रथा आरंभ की। यानी जैसे सिग्नेचर स्टाम्प वगैरह रहता है, उसी के प्रकार उन्होंने सैनिकों पर हुलिया लिखने की प्रथा कर दी और जो घोड़े थे उनको दागने का प्रथा आरंभ कर दिया। इसके बाद आओ जानते हैं इनके बाजार व्यवस्था कैसा था। मूल्य निर्धारण नियंत्रण किया, यानी जितने भी लोग थे वो मूल्य को ऊपर नीचे कर देते हैं। किसी भी बाज़ार में जाओ तो एक जगह पे एक चीज़ मिलती है, दूसरी जगह पे वही चीज़ उतने ज़्यादा रेट में मिलती थी। तो उन्होंने इस चीज़ का मूल्य का निर्धारण कर दिया और जो माल तोल में बेईमानी करते थे उनकी भी रोक लगाई दी। ऐसे बोला जाता है कि जैसे ये कर, यानी उनको पता चल जाता है कि माप तोल में किसी ने बेईमानी की तो जिस चीज़ में जितना वजन कम था उसी हिसाब से उसका मांस भी निकाल दिया जाता था। तो इस प्रकार इनका पूरा कड़क था बाजार व्यवस्था। इनका सभी चीज़ ऐसे अच्छे से इन्होंने चलाना शासन किया था उनके समय। निर्मित वस्तु का बाजार, सभी चीज़ों का अलग अलग बाजार, यानी सबको पृथक पृथक कर दिया था इन्होंने। निर्मित वस्तु का बाजार, जैसे बुनकारी, जैसे लोग कुछ भी बनाते हैं तो उसके बाजार अलग अलग बना दिया। प्रतिदिन दैनिक बाजार, वो भी अलग अलग दैनिक चीज़ें जो रहती है उसका भी बाजार अलग कर दिया। पशु और दास का भी बाजार इन्होंने अलग कर दिया था। इसके बाद प्रमुख उद्देश्य, इनका उद्देश्य 2 उद्देश्य था, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिकंदर सानी, और यानी कि इनको द्वितीय सिकंदर बनना था। इनका एक सपना था कि वो द्वितीय सिकंदर कहलाए, यानी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाहते थे और नवीन धर्म की स्थापना की। इन्होंने तो पहले खलीफा से भी उन्होंने सुल्तान की, यानी वो इस्लाम धर्म को मानते नहीं थे और उन्होंने एक नवीन धर्म की स्थापना करने की चाहत रखी थी, पर ये दोनों असफल रहे। इसके बाद साम्राज्य विस्तार इन्होंने कहाँ कहाँ पे किया था। गुजरात, रणथंबोर, बंगाल, चित्तौड़ और दक्षिण भारत, ये सब जगह में उन्होंने साम्राज्य विस्तार की थी और इन सबको जीता भी था। गुजरात में जब ये गुजरात विजय पर गए थे तो उसी समय उन्होंने, जिस समय इन्होंने गया था उस समय वहाँ के राजा थे कर्ण, और उनसे उन्होंने मलिकापुर को जीतकर 1000 दिनार में खरीदा था। ये आता है एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मलिकापुर यानी ये एक हिजड़ा था और इसको इन्होंने 1000 दिनार में खरीदा था, और इसको, ये जो हिजड़ा है मलिकापुर को 1000 दिनार भी कहा जाता है। इसके बाद इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, जहाँ की रानी पद्मावती थी और इनके पति का नाम रतन सिंह था, जो कि चित्तौड़ क्षेत्र में शासन कर रहे थे। उसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और रानी को जीतना या देखना चाहता था वो, पर इसका जो मंशा था वो नहीं हो पाया और रानी जौहर प्रथा से खुद को ही मार दी। ये तो ऐसे इतने नहीं इतिहास में लिखा गया है, पर जैसे इसको आजकल जैसे लेखक वगैरह हैं, जैसे कि मलिक महमूद जैसी, इन्होंने लिखा था एक किताब में जो कि पद्मावत है, उसी किताब में लिखा था इन्होंने, तो उसी से ही लिया गया है। इसके बाद हम जानेंगे दक्षिण भारत का विजय। दक्षिण भारत का अभियान जब हुआ था 1307 ईस्वी में, इन्होंने मलिका काफूर को सेनापति ने जीता था। जब दक्षिण भारत में ये गए थे उन्होंने मलिका काफूर को भेजे थे और वो मलिका काफूर जो कि सेनापति थे उनके, और उन्होंने दक्षिण भारत को जीता था। उसके बाद मंगोलियों ने 6 बार आक्रमण किया था और अलाउद्दीन खिलजी सब में सफल हो गए थे, यानी सब उन्होंने मंगोलियों को हराकर
जीत लिया था। इसके बाद इनके शासन के बाद शिहाबुद्दीन जो कि थोड़े समय के लिए ही राजा बने थे, और इसके बाद मुबारक शाह जो कि सही मायने में एक शासक थे, सही मायने में यानी कि इनके बाद ये शासक थे, थोड़े दिन के लिए किए थे। 1316 से 1320 ईस्वी तक ही शासन किया था, पर ये भी अयोग्य और पागल थी। ये कहा जाता है कि ये नग्न होके अपनी जो राज दरबार था वहाँ पे आ जाते थे, कभी स्त्रियों के वस्त्र पहनकर भी आ जाते थे। तो ये भी ज़्यादा दिन इनका भी शासनकाल नहीं टिक पाया था। बाद में नसरुद्दीन खसरो खां 1320 ईस्वी में इनका लास्ट शासनकाल था, पर ये भी ज़्यादा दिन नहीं कर पाए, 1-2 महीना ही कर पाए थे। इसके बाद इनके शासनकाल ख़त्म हो गया और तुगलक वंश की शासन शुरू हो गई और तुगलक वंश शासन करने लग गए। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।